ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में आप समझो कि एक पार्ट होता है ऊपर का जिसपे ब्रांचेस होती हैं, इसको बोलते हैं सियोन, और एक होता है नीचे का पार्ट जिसपे रूट्स लगी होती हैं, इसको बोलते हैं रूट स्टॉक। ठीक है, ये दो पार्ट अलग अलग प्लांट के होते हैं और इनको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको जोड़ देते हैं। अब जो अपर पार्ट होता है जिसपे क्या होता है, ब्रांचेस होती हैं, अपर पार्ट, या जिससे हाई क्वालिटी प्लांट हम कह रहे हैं, हाई क्वालिटी, इसको अपर पार्ट को हाई क्वालिटी रखा गया क्योंकि इसी प्लांट के फ्रूट हमें चाहिए थे। लेकिन इस प्लांट में एक दिक्कत थी कि इसका जो रूट सिस्टम था वो अच्छा नहीं था। तो जो रूट स्टॉक हमने लिया, ये हम लेते हैं वाइल्ड स्पीशीज का। वाइल्ड स्पीशीज का इसलिए लेते हैं, इसका लो पोर्शन होता है, लो पोर्शन लो क्वालिटी। ठीक है, ऐसे समझो कि लो क्वालिटी कैसे, ये फ्रूट प्रोडक्शन में तो ये क्वालिटी इसकी काफी लो रहती है, फ्रूट अच्छे नहीं होंगे, वाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन इसके पैरों में इतनी जान है ना, मतलब इसके रूट सिस्टम में इतनी जान है। तो हमने साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं कि इसका रूट सिस्टम ले लो, और जो प्लांट जिसका रूट सिस्टम अच्छा नहीं है लेकिन फ्रूटिंग बहुत अच्छी आ रही है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा आ रहा है, उसका ऊपर का भाग ले लो और दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ दिया तो हमें जो वैरायटी मिलेगी अब वो कैसी मिलेगी, अच्छे रूट सिस्टम वाली मिलेगी और प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स भर भर के होंगे। ठीक है, तो ये होता है ग्राफ्टिंग का काम। ऊपर के पार्ट को बोलते हैं सियोन, नीचे के पार्ट को बोलते हैं रूट स्टॉक। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। तो क्या होता है, द यूनियन ऑफ सियोन एंड रूट स्टॉक, मतलब इनका यूनियन, इनका जुड़ाव, ठीक है, वो क्या कहलाता है, ग्राफ्टिंग कहलाता है। सियोन और रूट स्टॉक का यूनियन ही ग्राफ्टिंग कहलाता है। और ये कैसे होती है, कैम्बियम लेयर की वजह से होती है, कैम्बियम लेयर। और ये कैम्बियम लेयर पाई जाती है सिर्फ और सिर्फ डाइकोट प्लांट्स में। ऐसे प्लांट्स दो डाइकोट होते हैं। ठीक है, एक होता है मोनोकोट, एक होता है डाइकोट। डाइकोट प्लांट्स में आपको क्या देखने को मिलता है, कैम्बियम लेयर देखने को मिलती है। अगर आप ऐसे कह सकते हैं कि ग्राफ्टिंग उन्हीं प्लांट्स में पॉसिबल है जिन जो डाइकोट होते हैं। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरा, ये होता क्या है, ये क्या करती है, ये सेल्स फॉर्मेशन करती है। ये क्या करती है, कैम्बियम लेयर सेल्स का फॉर्मेशन करती है, सेल्स को बनाती है, उद्भव करती है, जो कि ऐसे जुड़ जुड़ के क्या बना लेते हैं, आसपास यहाँ पे क्या बना लेंगे, गुच्छा बना लेंगे। ठीक है, कोशिकाओं का गुच्छा बना लेंगे, जिससे हम क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। कोशिकाओं के गुच्छे को कैलस बोला जाता है, कैलस बोलते हैं। ये कैलस का निर्माण कर लेती है और सियोन और रूट्स तो क्या होता है, आपस में जुड़ जाते हैं जिसकी वजह से। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल है, कैम्बियम लेयर की वजह से। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर इसके लिए मैं बताऊं तो वो रहता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है। एक साल पुराने, एक साल ओल्ड रूट आप क्या कर सकते हो, रूट स्टॉक का यूज करो, और पेंसिल साइज स्टेम, मतलब पेंसिल साइज, पेंसिल के जितना थिक या मोटा स्टेम आप क्या करोगे, यूज करोगे इसके अंदर। ऐसे बोला जाता है, ये काफी मतलब ऐसे कहते हैं ना, ऑप्टिमम सिचुएशन रखने के लिए, उपयुक्त सिचुएशन रखने के लिए अच्छा रहता है, ऐसे बस ये बताया जाता है। ओके, अब करते हैं आगे। आगे हम बात करते हैं कुछ इसके टाइप्स की बात। टाइप्स जैसे कि एक होता है सिंपल ग्राफ्टिंग, एक होता है वेज ग्राफ्टिंग, वेज या क्लेफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, एक होता है टंग ग्राफ्टिंग, एक होता है ब्रिज ग्राफ्टिंग, वीनियर ग्राफ्टिंग, एक होता है सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग, एक होता है डबल ग्राफ्टिंग। ठीक है जी, इस तरीके से। और एक चीज देखने को मिलती है इनार्चिंग आपको। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ्टिंग का इतना आप समझो। सिंपल ग्राफ्टिंग में मतलब सिंपल कट होता है, एक इस तरीके से जो मैंने ऊपर बनाया था ना, सिंपल ग्राफ्ट होता है। वेज ग्राफ्टिंग में आपको ऐसे देखने को मिलेगा, जैसे डब्ल्यू शेप का कट, और उसके अंदर आप ऐसे डाल दोगे। फिर एक और आता है टंग ग्राफ्टिंग, इसके अंदर ऐसे कट देखने को मिलेंगे, टंग जैसा शेप। ठीक है, और ब्रिज ग्राफ्टिंग के अंदर क्या होता है, ब्रिज ग्राफ्टिंग डैमेज प्लांट को सही करने के लिए, डैमेज प्लांट्स को रिपेयर करने के लिए ब्रिज ग्राफ्टिंग का उपयोग किया जाता है। तो आपसे यहां से एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा कि डैमेज प्लांट को रिपेयर करने के लिए कौन सी ग्राफ्टिंग का यूज करते हैं, ब्रिज ग्राफ्टिंग। ये जो सिंपल वेज और टंग है ना, इनके आप डायग्राम्स देख लेना,
आपको पता लग जाएगा किस तरह का साइन आपको देखने को मिलता है। अगर ये क्वेश्चन आपको वहां पे मिलता है एग्जाम में, तो आप क्या करोगे, वैसे डायग्राम्स बना के उसी शेप के, तो आप बताओगे कि इस तरह तरीके का शेप आपको देखने को मिलती है सिंपल ग्राफ्टिंग में, वेज ग्राफ्टिंग में, टंग ग्राफ्टिंग में। ब्रिज में आपको इंपॉर्टेंटली यही लिखना है कि वो डैमेज प्लांट्स को रिपेयर करता है। वीनियर ग्राफ्टिंग कहाँ यूज होती है, वीनियर ग्राफ्टिंग मैंगो में होती है, कमर्शियल प्रोपेगेशन मैंगो में उपयोग किया जाता है। यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है। एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग आजकल निकल के आ रही है, ये तो मैं आपको भूल गया, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, ठीक है जी। ये भी आजकल मैंगो में, आजकल ये बिल्कुल नई नई वैरायटी है जो प्रचलित हो रही है। ये कहां से आपको देखने को मिली, ये देखने को मिली आपको एक कोंकण रीजन है शायद, महाराष्ट्र का कोंकण रीजन, महाराष्ट्र का कोंकण रीजन है। इसके अंदर ये एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग देखने को मिली, जिसके अंदर प्लांट्स के जो एपिकोटाइल होते हैं बिल्कुल उनके जस्ट ऊपर, ठीक है, एपिकोटाइल के जस्ट ऊपर क्या किया जाता है, एक कट लगाया जाता है और उसके ऊपर एक स्टेम लगा दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। स्टेम की एज होगी वो 3 से 6 मंथ की होगी, और जो नीचे एपिकोटाइल होगा, वो एपिकोटाइल वाला रूट स्टॉक होगा, उसकी 8 to 15 डेज होती है, या 2 से 3 दिन पुराना, 2 से 3 हफ्ते पुराना रूट स्टॉक ले लिया जाता है, और इससे एक आप क्या कहते हैं कि ग्राफ्टिंग पॉसिबल कर दी जाती है। ये नई नई विधि है, बिल्कुल नई तकनीक है, ठीक है। और बाकी बात करते हैं फिर वीनियर ग्राफ्टिंग हो गया अपना, ये तो किया ही जाता है मैंगो में कमर्शियल प्रोपेगेशन। वीनियर ग्राफ्टिंग से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही, आज भी अगर कमर्शियल प्रोपेगेशन पूछा जाए मैंगो का कैसे होता है, तो वीनियर ग्राफ्टिंग लिखना है, ठीक है। सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग की बात करें तो ये कहते हैं वेस्टर्न रीजन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पश्चिम पश्चिम रीजन में, ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा फेमस है। डबल ग्राफ्टिंग की बात करते हैं तो ऐसे समझो कि ये एक प्लांट है सपोज, ठीक है, ये रूट स्टॉक था और ये आपका सेवन था। अब इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं, इन दोनों को जोड़ रहे हैं लेकिन जुड़ नहीं रहा, इन दोनों को जोड़ रहे हैं लेकिन जुड़ नहीं रहा। फिर हम क्या करते हैं, कोई ऐसे प्लांट का भाग लेके आते हैं, कोई दूसरे तीसरे प्लांट का टुकड़ा लेके आते हैं जो रूट स्टॉक से जुड़ता था और सेवन से भी जुड़ता था, लेकिन रूट स्टॉक और डायरेक्ट सोन आपस में नहीं जुड़ रहा, तो तीसरे प्लांट का क्या लेके आए, एक टुकड़ा लेके आए जिसको इसके साथ में हमने जोड़ दिया, क्योंकि ये टुकड़ा क्या करेगा, ये सेवन से जुड़ जाएगा, ये वाला इस तरफ का भाग, और ये वाला भाग रूट स्टॉक से जुड़ जाएगा। तो आपने क्या कर दिया, डबल ग्राफ्टिंग कर दी। एक ग्राफ्टिंग तो यहाँ हुई, दूसरी ग्राफ्टिंग यहाँ हुई, ठीक है, एक यहाँ हुई, दूसरी यहाँ हुई, तो इसको हम बोलते हैं डबल ग्राफ्टिंग, ठीक है। डबल ग्राफ्टिंग, डबल ग्राफ्टिंग क्या करता है, जब दो मतलब दो अलग अलग पार्ट, दो अलग अलग प्लांट जो हमें चाहिए थे, एक का रूट स्टॉक चाहिए था, एक का सेवन चाहिए था, वो आपस में जुड़ नहीं रहे, कंपेटिबल नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, बीच में तीसरे को लाके ग्राफ्टिंग कर दी, तो वो दो जगह ग्राफ्टिंग आपको देखने को मिली, तो उसे डबल ग्राफ्टिंग बोला गया। इनआर्चिंग एक एंशियंट मेथड है, ओल्ड मेथड है, किसके लिए, मैंगो का। मैंगो का कमर्शियली प्रोपेगेटेड मेथड था ये पहले, लेकिन अब नहीं है, अब है वीनियर ग्राफ्टिंग। तो इनआर्चिंग का पूछ लेते हैं, इन ऐसे पूछते हैं कि मैंगो का प्राचीन मेथड कौन सा था, ओल्ड मेथड, एंशियंट मेथड कौन सा था प्रोपेगेशन का, तो वो इनआर्चिंग था, ठीक है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं बताऊंगा। मदर प्लांट क्या होता है, मदर प्लांट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। होता है मदर प्लांट वह भाग जिसकी ब्रांच या बड, वह प्लांट जिसकी ब्रांच या बड को हमने क्या किया, यूज किया, उसको हम क्या बोलते हैं, मदर प्लांट। और रूट स्टॉक, रूट स्टॉक इसको बोलते हैं वाइल्ड प्लांट को। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि रूट स्टॉक जो होता है वो कैसा प्लांट होता है, वाइल्ड, वाइल्ड मतलब जंगली, जंगली पौधा होता है, ठीक है, जिसका रूट का पार्ट यूज करते हैं हम, ठीक है। रूट पार्ट किसका यूज करते हैं, जंगली भाग का यूज करते हैं, जंगली प्लांट का यूज करते हैं, ठीक है, उसको रूट स्टॉक बोलते हैं। यहां से भी क्वेश्चन एक देखने को मिलता है। अब करते हैं बडिंग की बात। बडिंग, बडिंग क्या होता है, एक होता है टी बडिंग, ठीक है। टी बडिंग में क्या होता है, ये आपका कोई प्लांट था, ठीक है, आपने क्या कर दिया, ये प्लांट था कोई, और इसके अंदर आपने क्या कर दिया, एक एक ऐसे और एक ऐसे चीरा लगा दिया। जब ऐसे और ऐसे चीरा लगाएंगे टी शेप का, तो ये जो भाग है, अब इसको इधर खोल देंगे, ये ऐसे खुल जाएगा, और ये इधर की तरफ खुल जाएगा, तो ये आपको ऐसे दिखाई देगा बीच में, ठीक है। छाल उतारनी है, चीरा लगा के क्या उतारेंगे, छाल उतारेंगे, ठीक है। टी शेप में कट लगाया तो छाल उतारेंगे, तो आपको ऐसे त्रिभुज के आकार का व्हाइट व्हाइट दिखेगा छाल के नीचे, तो वहां पे आप क्या करोगे, उसी शेप की क्या करोगे, एक कलिका काटोगे, बड काटोगे, ठीक है, उसी शेप की बड काटोगे, और ये यहाँ पे लाके इसके अंदर जोड़ दोगे। जैसे ही उस शेप, मतलब ऐसे समझो कि एक
किसी शेप का चीरा लगा के आपने कट तैयार किया, वैसे ही शेप का आप क्या ले आए, एक बड ले आए, एक कलिका ले, उन दोनों को जोड़ दिया। जैसे ही उसको यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है, सपोज आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब ये प्लांट यहाँ से भी ग्रो करेगा और यहाँ से भी ग्रो करेगा, तो ऊपर वाला भाग आपने क्या करना है, काट देना है। ठीक है, जैसे ही ऊपर वाला भाग जब जब ग्रो करेगा तो ऊपर वाला भाग आपने काट देना है, ये वाला भाग ग्रो करने देना है। ठीक है, जब ये वाला भाग ग्रो करेगा तो आपका एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। इससे आपको ये वाला जो रूट स्टॉक मिल गया और ऊपर आपकी कलिका से एक नया प्लांट तैयार हो गया, इस तरीके से। ठीक है, ये होता है आपका बडिंग। बडिंग के अंदर आपको कहते हैं कि टी बडिंग किस किस के अंदर होता है, टी बडिंग जिसे शील्ड बडिंग के नाम से भी जाना जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपको टू लाइनर में भी मिल सकता है, आपको ऐसे कह सकते हैं 5 या 6 लाइनों में अगर आंसर देना हो तब भी आपको लिखना पड़ सकता है। और ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आपसे पूरा का पूरा प्रोपेगेशन मेथड पूछ लिया जाए तो एक बड़ा क्वेश्चन 15 नंबर का वहां पे भी पूछा जा सकता है, और आपको आता बहुत कुछ होगा, आप लिख भी बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन आपका पेपर छूटने के चांस हो जाते हैं, क्योंकि बात ये होती है कि आपको सोचना पड़ेगा कि आपको कितना लिखना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट आपको लिखने हैं, कितने एग्जाम्पल्स हैं। बहुत ही प्रिसाइज आंसर लिखना पड़ता है। ये कोई डिग्री प्रोफेशनल डिग्री है, ऐसी आंजू पांजू डिग्री नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से। शेड बडिंग ये होता किस किस के अंदर है, मोस्ट इंपोर्टेंट रोज के अंदर, मैंड्रीन के अंदर और स्वीट ऑरेंज के अंदर। यहाँ पे क्या होता है, स्वीट ऑरेंज के अंदर, इसके अंदर कमर्शियली प्रोपेगेशन आपको देखने को मिलता है। अब और कौन कौन से होते हैं बडिंग के, और पार्ट भी देख लेते हैं। पैच बडिंग, पैच बडिंग थोड़ा इसको बड़ा कर लें। पैच बडिंग में इस तरीके से आप पैच काटोगे, एक चौरस स्क्वायर टुकड़ा काटोगे और इसकी छाल बाहर निकाल दोगे, छाल छाल बाहर निकाल दी। अब आप एक और बड लेके आओगे जिसकी कटिंग आप कैसे करोगे, ऐसे करोगे पैच जैसी, और यहाँ पे इसको लाके फिक्स कर दोगे, इसके अंदर जोड़ दोगे। ठीक है, जैसे ही पैच को पैच के अंदर फिक्स कर दोगे इसे बोलेंगे पैच बडिंग। ये किसके अंदर होती है, ये आंवला में होती है, बेर में होती है और जामुन में होती है। वैसे इनमें आंवला वगैरह में या जामुन में आप मानिए कि कमर्शियली इसमें होता है। ठीक है, फिर आती है रिंग बडिंग। रिंग बडिंग, रिंग बडिंग में क्या होता है, छल्ला विधि कहते हैं जैसे आप, ये इस तरीके से होता है। ये तो आपका होगा रूट रूट स्टॉक, और इसके ऊपर आप जो कलिका ला के लाओगे उसकी शेप इस तरीके से होगी। ठीक है, जैसे आप रिंग पहना रहे हो, अंगूठी पहना रहे हो। ठीक है, रिंग बडिंग बोलते हैं इस तरीके को। ये कमर्शियली प्रोपेगेशन होती है बेर में, बेर में बहुत ज्यादा प्रचलित है रिंग बडिंग। इस पे भी एक आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। और मैं आपको बताता हूँ मॉडिफाइड रिंग बडिंग, मॉडिफाइड रूपांतरित रिंग बडिंग, रूपांतरित छल्ला विधि, ये भी किसमें, बेर में देखने को मिलती है। फिर आती है चिप बडिंग, ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं बता सकता। ठीक है, चिप बडिंग, चिप बडिंग आपको ग्रेप में देखने को मिलती है। ऐसे समझो कि ये था, इसके अंदर आपने एक ऐसे घाव दिया, एक टुकड़ा काटा और वैसा ही टुकड़ा लाके चिप का आपने इसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, जोड़ दिया, तो ये चिप बडिंग है। जैसे चिप फिट कर रहे हो, पेन ड्राइव फिट कर रहे हो, उस तरीके से। ठीक है, अब आता है फोर्ट कट। फोर्ट कट के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आया है गवर्नमेंट एग्जाम्स में, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। फोर्ट कट होता है रबर में, सबसे इंपोर्टेंट रबर में फोर्ट कट। रबर में कमर्शियल प्रोपेगेशन पूछा जाए तो कौन सी विधि द्वारा होता है, फोर्ट कट बडिंग द्वारा। और बताऊं आपको, और आप करते हैं डिवीजन के बारे में, जान लेते हैं डिवीजन क्या होता है। ठीक है, एक होता है मॉडिफाइड स्टेम, रूपांतरित तना। इसके अंदर क्या होता है, राइजोम होता है, राइजोम, कोर्म। ठीक है, राइजोम क्या होता है, मॉडिफाइड स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है और अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड मतलब भूमिगत है, भूमि के नीचे। ठीक है, राइजोम। और ये कैसा होता है, हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करता है बहुत ज्यादा। हॉरिजॉन्टली मतलब चौड़ाई में ज्यादा ग्रोथ करता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, राइजोम की बात कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करता है, कौन से होते हैं, जैसे कि आपकी हल्दी के बारे अगर आपने देखा हो, टर्मेरिक बोलते हैं इंग्लिश में हल्दी को। और जिंजर के बारे देखा हो, जिंजर की शेप आपने देखी हो तो वो कैसी होती है, ऐसे होती है ना। तो ये क्या करें, हॉरिजॉन्टली ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है इनकी। ठीक है, जबकि वर्टिकल ग्रोथ कम होती है, हॉरिजॉन्टली ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, और ये मिट्टी के अंदर अंडरग्राउंड लगते हैं। ठीक है, ये होता है आपका राइजोम, जिंजर हो गया। बनाना भी राइजोम कभी पूछ लेते हैं कि बनाना में कमर्शियली प्रोपेगेशन कैसे होता है, तो राइजोम लिखा आता है कई जगह, लेकिन वो होता है स्वोर्ड सकर द्वारा।
ठीक है। अगर स्वोर्ड सकर ऑप्शन में है तो स्वोर्ड सकर ही लगाएंगे बनाना का कमर्शियल प्रोपेगेशन, अदरवाइज आप कैसा लगाओगे, आप लगाओगे राइजोम, अगर वो स्वोर्ड सकर ऑप्शन में ना हो तो। अब कॉर्म की बात करते हैं। कॉर्म, कॉर्म में आपको देखने को मिलता है अरबी वगैरह, आपने देखा होगा अरबी जिस तरीके से होती है, क्योंकि ये होता तो ये भी अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड ग्रोथ होती है इसकी, भूमिगत वृद्धि होती है, ये भी मॉडिफाइड स्टेम है। और वर्टिकल ग्रोथ हो जाती है ना इसकी, वर्टिकल ग्रोथ वो होती है इसमें अच्छी खासी, जिसमें ग्लैडियोलस आ जाता है एग्जाम्पल में तो, और कोलोकेशिया जिसे हम अरबी बोलते हैं ये आ जाता है, और केसर आ जाता है, केसर, केसर को सैफरन बोलते हैं क्या, सैफरन, केसर आ जाता है, ठीक है। ये तीन एग्जाम्पल कोर में आ जाते हैं। फिर और कौन कौन से आपने सुने हुए, आपने बल्ब सुना हुआ है, बल्ब, बल्ब क्या होता है, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड, कुछ लोग लीफ बोलते हैं, कुछ लोग स्टेम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप एक बार अपने तरीके से चेक करना। अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम मान लो, जिसके अंदर क्या होता है, ये दो तरह का होता है, एक होता है ट्यूनिकेटेड, ट्यूनिकेटेड, एक होता है नॉन ट्यूनिकेटेड, दो तरह का। ट्यूनिकेटेड मतलब जिसके अंदर आपको क्या, ऊपर झिल्ली, एक झिल्लीनुमा आवरण देखने को मिलता है जो नमी को बरकरार रखता है। प्याज वगैरह आपने देखा होगा ट्यूनिकेटेड होते हैं, लहसुन ट्यूनिकेटेड होता है, उनके अंदर आपको क्या दिखता है, एक झिल्लीनुमा आवरण देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उसके अंदर नमी बरकरार रहती है। नॉन ट्यूनिकेटेड में वो आवरण अनुपस्थित होता है, उसमें नहीं देखने को मिलता आवरण। वो कौन से होते हैं, एक होता है लिली और एक होता है ट्यूबरोस। ट्यूनिकेटेड में होता है आपका अनियन, मतलब प्याज में आपको झिल्ली देखने को मिलती है, और गार्लिक मतलब लहसुन में आपको झिल्ली देखने को मिलती है। ट्यूनिकेटेड, नॉन ट्यूनिकेटेड, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ठीक है जी। ट्यूबर, ट्यूबर के बारे में आपने सुना होगा, ट्यूबर की बात करते हैं, ठीक है। ट्यूबर के बारे में सुना होगा, ट्यूबर आलू में आपने देखा होगा, ये भी क्या होता है, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम, ट्यूबर होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, फूड मटेरियल जो होता है ना, फूड मटेरियल मतलब खाद्य पदार्थ, वो जमा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, और उसके बाद पोटैटो जो होता है वो क्या होता है, फूल जाता है, ऐसे स्वेलिंग, सूजी संरचना दिखाई देती है, ठीक है। आलू इसका एग्जांपल है। और ऐसे कहते हैं कि ईच आई, पर आलू के अंदर प्रत्येक जो आंख होती है ना, आंख नुमा संरचना होती है, ईच आई मतलब उसके अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि वो एक और पौधे को क्या कर दे, जन्म दे दे, एक नया प्लांट तैयार कर दे, ईच आई, ठीक है। फिर आता है सब एरियल, सब एरियल मॉडिफाइड स्टेम, सब एरियल मॉडिफाइड स्टेम, ये कैसे होते हैं, एक होता है स्टोलन, एक होता है रनर, एक होता है सक्कर्स। सक्कर्स दो तरह के होते हैं, बनाना में आपने देखे होंगे, जैसे बनाना मैंने आपको बताया अभी, एक होता है स्वोर्ड सक्कर, एक होता है वोटर सक्कर, ठीक है। तो बनाना का कमर्शियल प्रोपेगेशन होता है स्वोर्ड सक्कर द्वारा, और एक होता है ऑफ शूट, अगर आपने सुना ऑफ शूट, एक होता है स्लिप्स। इतने तरीके से आपको देखने को मिलता है सब एरियल, जो मतलब अर्ध हवा में होते हैं, आधे हवा में होते हैं, आधे भूमिगत होते हैं। स्टोलन की बात करें तो स्टोलन में एग्जांपल आता है आपके मिंट और साइनोडोन, जैस्मीन, जैस्मीन साइनोडोन। रनर में आपको देखने को मिलता है बरमुडा ग्रास, बरमुडा ग्रास, और दूब घास जिसे आप बोलते हैं ना, दूब घास, वो रनर में देखने को मिलता है। शक्कर में मैंने आपको बता दिया बनाना, वैसे क्राइसैंथेमम, गुलदाउदी, पाइन एप्पल, पाइन एप्पल भी आपको शक्कर से, और बैम्बू, बांस। ऑफ शूट का एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये है डेट पाम, ये ऑफ शूट का एग्जांपल है। और आइडियल वेट अगर बात करें कि एक ऑफ शूट का, एक ऑफ शूट का आइडियल वेट कितना होता है, 12 से 14 केजी तक, ठीक है, 12 से 14 केजी तक, 12 टू 14 केजी एक ऑफ शूट का। स्लिप्स की बात करते हैं, स्लिप्स में पाइनएप्पल, स्लिप्स द्वारा कमर्शियल प्रोपेगेशन किसका होता है, पाइनएप्पल का होता है। और ये क्या होता है, एक सेमी एरियल मतलब अर्ध हवा में, ठीक है, आधा हवा में और आधा भूमिगत होता है, इस तरीके से, ठीक है। एक और
बता ही देता हूँ, जब इतना करा ही दिया तो एक और बता देता हूँ। एक होता है मॉडिफाइड रूट्स। मॉडिफाइड रूट्स, जड़ों की बात करते हैं मॉडिफाइड रूट्स की। एक होता है फ्यूजिफॉर्म टाइप। फ्यूजिफॉर्म टाइप की होती है मॉडिफाइड रूट्स। कोनिकल टाइप की होती है। एक होता है नेपिफॉर्म। एक होता है ट्यूबरस। ठीक है, ये चार तरह की होती है। फ्यूजिफॉर्म होती है मूली की, रेडिश। और टर्निप मतलब ब्रेसिका रापा। ठीक है, ब्रेसिका रापा साइंटिफिक बॉटनिकल नेम है इसका, टर्निप का। वैसे टर्निप को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, आप चेक कर लेना। इसकी जो रूट्स होती हैं वो कोनिकल टाइप की होती हैं, और इसका जो प्रोपेगेशन होता है, मतलब प्रवर्धन होता है, वो कोनिकल रूट टाइप से किया जाता है, मतलब मॉडिफाइड रूट्स हैं ये। नेपीफॉर्म की बात करें, नेपीफॉर्म थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया। नेपीफॉर्म के लिए टर्निप था, कोनिकल के लिए, ये नेपीफॉर्म के लिए है टर्निप। ठीक है, कोनिकल के लिए कैरेट था, सी से। मेरी ट्रिक है सी सी। ठीक है, कोनिकल से, तभी मैंने कहा थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं। कोनिकल के लिए कैरेट था और नेपीफॉर्म के लिए टर्निप है। तो ट्यूबरस के लिए आपका होगा मेरा मीरा बुला मीरा बुला मीराबिलस जलापा, ऐसे करके नाम। ठीक है, इसको आपने जलापा, मीराबुलस जलापा है जो, आप रखना ऐसा ही नाम है, लगभग ऐसा ही नाम है, टच यही है। उसको फोर ओ क्लोक भी बोलते हैं, फोर ओ क्लोक। इस प्लांट का नाम है फोर ओ क्लोक। ठीक है, और एक और एग्जांपल इसका बता दूं मैं, इसका एक और एग्जांपल है स्वीट पोटैटो। ठीक है, ये भी कैसा हो गया आपका, मॉडिफाइड रूट हो गया। रुकते नहीं, आज और बताता हूँ। टिश्यू कल्चर के बारे में बात कर लेते हैं। टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है जी? टिश्यू कल्चर ऐसे जो उत्तकों से, उत्तक संवर्धन द्वारा, तकनीक द्वारा आपने नए पौधे तैयार करना। उससे पहले आपको एक टीटीओ पोटेंसी की डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो टीटीओ पोटेंसी क्या होता है? टीटीओ पोटेंसी बोलते हैं इसे, कई टोटियो पोटेंसी बोलते हैं, काफी नाम है इसके, मतलब स्टूडेंट्स ने काफी नाम बना दिए। टीटीओ पोटेंसी आप देख लेना। एबिलिटी किसी न किसी सेल की, मतलब पादप की किसी न किसी भाग की, एक सेल की, किसी उत्तक की ऐसी योग्यता, ऐसी एबिलिटी। क्या एबिलिटी? एबिलिटी ऑफ अ सिंगल सेल टू डेवलप इनटू अ होल प्लांट। मतलब किसी कोशिका की ऐसी एबिलिटी, ऐसी योग्यता कि वो पूरे के पूरे प्लांट में तब्दील हो जाए, पूरे के पूरे प्लांट में कन्वर्ट हो जाए, एक सिंगल सेल। उस एबिलिटी को हम बोलते हैं टीटीओ पोटेंसी। ठीक है जी, टीटीओ पोटेंसी बोलते हैं। अब इसके अंदर एक आता है एक्स प्लांट। क्या होता है जी? एक्स प्लांट, जिस प्लांट का हमने उत्तक संवर्धन तकनीक के अंदर जो भाग लिया है, जिस प्लांट से वो कोशिका ली गई है, ठीक है, उस प्लांट को हम क्या बोलेंगे? एक्स प्लांट बोलेंगे। एक्स प्लांट इज यूज्ड फॉर टिश्यू कल्चर, इज नोन एज एक्सप्लांट। मतलब वो प्लांट जो टिश्यू कल्चर में उपयोग किया गया उसे एक्सप्लांट बोलेंगे। और इसका क्या बोलते हैं? लीफ, रूट, ये इसके एग्जांपल्स होते हैं कि मतलब ये भाग लिए जा सकते हैं। ठीक है, और एपिकल मेरिस्टेम, ये जो वर्ड था ना, ये दिमाग में नहीं आ रहा था। एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है जी? तो चलो, इतना पेज पढ़ा है तो बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेम के बारे में। एपिकल मेरिस्टेम, अब शीर्ष भाग पे, पौधे की कौन से शीर्ष भाग पे देखते हैं? एक होता है शीर्ष भाग कौन सा, या तो रूट का या शूट का, मतलब या तो जड़ का या तने का। ठीक है, शीर्ष भाग। अब ये कैसे मिलेगा? जैसे कोई पौधा है, ये उसकी रूट है और ये उसकी शाखाएं हैं, ये शीर्ष भाग है। ये रूट का शीर्ष भाग है, ये तने का शीर्ष भाग है। अब तने के शीर्ष भाग की आप कोशिका ले रहे हो अगर, और या रूट के शीर्ष भाग की आप कोशिका ले रहे हो उत्तक संवर्धन के अंदर, ठीक है, ये आपकी पेट्री डिश, इसके अंदर आप कौन सी कोशिका ले रहे हो वो मैटर करता है। अगर तो तने के शीर्ष भाग की आपने कोशिका ली तो उसे बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। अगर आप ले रहे हो रूट से तो उसे बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। अब इसका फायदा क्या है, क्यों लिए जाते हैं? ताकि हम क्या प्राप्त कर सके? गेट
वायरस फ्री प्लांट्स। उत्तक संवर्धन तकनीक में हम ऐसी कोशिकाएं लेते हैं जो अभी नई नई बनी है, नई नई बनी है तो उनके अंदर ना ही कोई रोग होगा, ठीक है, ना ही कोई वायरस होगा, तो बिल्कुल वायरस फ्री, रोग फ्री, ठीक है, प्लांट लेने के लिए हम क्या करते हैं, एपिकल मेरिस्टेम का यूज करते हैं। ऐसी कोशिकाओं का उपयोग करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ शीर्ष भाग से ली गई हो, चाहे वो रूट हो चाहे वो शूट हो, दोनों में से किसी के भी शीर्ष भाग से ली गई हो, ठीक है, जो अभी अभी तैयार हुई है। और उसके अंदर दूसरा क्या फायदा होता है, उसके अंदर रूट एपिकल सॉरी क्या बोलते हैं, इसमें रूट इनिशिएशन की पावर बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, रूट हार्मोन ज्यादा होता है। रूट हार्मोन जैसे हम ऑक्सिन हार्मोन के बारे में आपने सुना है, ऑक्सिन की कंसंट्रेशन जो है वो कैसी होती है, हाई होती है। नई जो कोशिका बनी है उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन आई होती है, तो वो रूट का जो इनिशिएशन है वो भी काफी जल्दी कर देगी। और क्या बात बताएं, सेल डिवीजन हाई होता है, नई कोशिका का सेल डिवीजन हाई होता है। सेल डिवीजन हाई कैसे होगा, एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है, अब जो नई कोशिका बनी है उससे दूसरी कोशिका बन जाएगी, जो ओल्ड हो गई है उसके अंदर पावर भी कम हो गई होगी, ठीक है, तो वो तो खुद मरने के कगार पे है, तो कोई नई कोशिका ही दूसरी कोशिका का जन्म दे सकती है, और इसको बोलते हैं कि इसके अंदर सेल डिवीजन की पावर अच्छी होती है, इसीलिए हम नई कोशिकाओं का यूज करते हैं, एपिकल मेरिस्टेम का यूज करते हैं। तो ये तीन फायदे हैं मेनली जो यूज होते हैं। तो अगर बात करें कि टिश्यू कल्चर से कौन कौन से प्लांट तैयार किए जाते हैं, तो एक तो है डेट पाम, डेट पाम का टिश्यू कल्चर सक्सेसफुल है। बनाना का टिश्यू कल्चर सक्सेसफुल है, क्योंकि बनाना में तो एक वैरायटी भी बनाई है G9 नाम से, G9 ग्रैंड नेने, ठीक है। फिर पोमग्रेनेट का, अनार का पॉसिबल है, स्ट्रॉबेरी का टिश्यू कल्चर पॉसिबल है, ठीक है, इस तरीके से। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट भी है, वो भी आपको बता देता हूं। वो ये है कि कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको भी कर ही लेते हैं जब इतना कर लिया। एक होता है इटियोलेशन, ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, कुछ परिभाषाएं। इटियोलेशन होता है, एक होता है स्टियोनिक या स्टियोनिक इफेक्ट। इटियोलेशन क्या होता है, इटियोलेशन मतलब डार्कनेस के अंदर, अंधकार के अंदर क्या कर दिया, कलिका, सॉरी, डार्कनेस के अंदर, अंधकार के अंदर कलिका का क्या होना, कलिका में रूट फॉर्मेशन होना, एक पौधे का तैयार होना डार्कनेस के अंदर, अंधकार के अंदर कलिका का खिलना या कलिका में रूट फॉर्मेशन होना, इटियोलेशन कहलाता है। सियोनिक इफेक्ट ऐसे कह सकते हैं कि सियोन का जो, अपने ग्राफ्टिंग की बात की ना, सियोन और रूट स्टॉक, सियोन का सियोन का रूट स्टॉक पे इफेक्ट, ठीक है, एंड या कह दो कि रूट स्टॉक का सियोन पे इफेक्ट, प्रभाव, इसी को हम क्या बोलते हैं, सियोनिक इफेक्ट। सियोनिक का रूट स्टॉक पे, रूट स्टॉक का सियोनिक पे जो प्रभाव पड़ता है उसको बोलते हैं सियोनिक इफेक्ट, ठीक है जी, ये बात होगी। और कुछ देखने क्या कुछ बचा है तो, ठीक है, मेरे ख्याल से इतना काफी है। अब जो पड़ा है ऊपर उसको थोड़ी सी नजर मार लेते हैं। प्रोपेगेशन स्ट्रक्चर एज प्रोपेगेशन स्ट्रक्चर्स आर मॉडिफाइड प्लांट पार्ट्स यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोडक्शन, पौधे के परिवर्तित भाग जिनसे नए पौधे बनते हैं। मतलब आपने क्या देखा कि आजकल पौधों में, मतलब ऐसे अब जो पौधे हम कुछ देखते हैं उनके अंदर कुछ भाग मॉडिफाई हो चुके हैं, तो मॉडिफाइड पार्ट्स हम ऊपर बात कर चुके हैं, वो हमने कर ही ली। जैसे नेचुरल प्रोपेगेटिंग स्ट्रक्चर्स, प्राकृतिक प्रवर्धन संरचनाएं तो हमने देखी हैं, जैसे अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर कौन कौन सी आपकी, राइजोम हो गया, ट्यूबर हो गया, बल्ब हो गया, कोर्म हो गया, ये सारी की सारी कैसी हैं, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड पाई जाती है, प्राकृतिक रूप से पाई जा रही है। और सब एरियल की भी हमने बात कर ली, जिसमें रनर, स्टोलन, सकर, रूट स्टॉक, उल्टा स्लिप्स वगैरह तक हम तो काफी और ज्यादा डिटेल में चले गए। तो सब एरियल स्ट्रक्चर्स की भी हमने, अर्धभूमिगत संरचनाओं की भी बात कर ली, मतलब आधे तो हवा में और आधे भूमिगत है। एरियल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो बल्बिल और लीफ वर्ड्स, ये दो रह गई थी, चलो ठीक है, ये भी कर ली, बात होगी यहाँ पे, इतना ही बहुत है, क्या ज्यादा जाने डिटेल में। आर्टिफिशियल मेथड्स की बात करते हैं। आर्टिफिशियल में हमने स्टेम कटिंग, रूट कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग, ये भी हमने सारी की सारी बात कर ली ऊपर। वाइडली यूज होता है कमर्शियल प्रोपेगेशन में आपका ये वाले मेथड्स, ठीक है। अब कुछ कंपैरिजन है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल में, सेक्सुअल बाय सीड्स द्वारा किया जाता है प्रोपेगेशन, और एसेक्सुअल में प्लांट्स पार्ट द्वारा, सीड को छोड़ के कोई भी प्लांट पार्ट हो। वेरिएशन प्रेजेंट होती है, मैंने आपको बताया था क्रॉसिंग ओवर होगा तो वेरिएशन इसके अंदर सेक्सुअल में प्रेजेंट होगी, लेकिन एसेक्सुअल तो ट्रू टाइप प्लांट्स है, ट्रू टू टाइप प्लांट्स, ठीक है, तो उसके अंदर आपको वेरिएशंस देखने को नहीं मिलती है। एनवायरमेंटल चेंजेस थोड़ा बहुत मैटर करता है, लेकिन
वैसे कुछ कहते हैं ना जेनेटिक वेरिएंस आपको नहीं देखने को मिलती, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला कोई वेरिएशन नहीं होगा। बियरिंग की बात करें तो इसके अंदर फ्रूट की बियरिंग लेट होती है, ये फ्रूट बियरिंग की बात होती है, ठीक है। फ्रूट बियरिंग लेट होती है और इसके अंदर एसेक्शन में अर्ली हो जाती है। यूनिफॉर्मिटी की बात करें तो इसमें तो कोई पॉसिबिलिटी कम है, जबकि एसेक्सुअल प्रोपेगेटेड प्लांट्स में आपको यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। यूज एनुअल क्रॉप्स में करते हैं सीड्स का, और पेरेनियल के लिए आप एसेक्सुअल प्रोपेगेटेड मतलब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का यूज करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, पहले से बहुत ज्यादा हो चुका है। नेक्स्ट क्लास के लिए आप तैयार रहिए, ठीक है। उसके लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।